जय हिंद। आज हम जैक द्वारा डाला गया जो क्वेश्चन बैंक है उसका चैप्टर वाइज हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 और चैप्टर 1 का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं। नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा है क्वेश्चन, उसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं क्या कर रहा है। फर्स्ट में करा कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण विद्युत आवेश में नहीं पाया जाता है। विद्युत आवेश में नहीं पाया जाता है, ये कह रहा है कि वो गुण आवेश में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट में करा कि कुल आवेश संरक्षण होता है, तो आवेश जो है वो संरक्षित होता है। जैसे ऊर्जा जो होता है हमेशा संरक्षित होता है, उसी प्रकार के आवेश जो होता है वो हमेशा संरक्षित होता है। आवेश का दूसरा बी में करा कि आवेश का परमाणुकरण होता है। परमाणुकरण का मतलब होता है कि क्या आवेश परिमाण के रूप में होता है, तो यस आवेश जो होता है परिमाण के रूप में होता है। परिमाण करने का मतलब क्यों, क्या मैग्नीट्यूड के नंबर के फॉर्म में होता है कि जैसे 10 कूलम, 20 कूलम, 50 कूलम, 100 कूलम, तो हमेशा आवेश जो होता है वो परिमाण के रूप में होता है। ऑप्शन सी में करा है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, तो हाँ आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ये भी भाई आवेश में गुण पाया जाता है। ऑप्शन ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। अब डी लास्ट जो कर रहा है कि क्या बल की वृत्तीय रेखा होता है, बल की वृत्तीय रेखा होता है, तो ये आवेश में नहीं पाया जाए गुण। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है आपका सही होगा क्वेश्चन के अनुसार। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 2 में, एक क्लियर हो गया फर्स्ट। सेकंड में आते हैं ना, सेकंड में करा कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश संभव नहीं है। इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा विद्युत आवेश लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिखा सकता है, किस फॉर्म में नहीं लिखा सकता है, क्या संभव है क्या संभव नहीं है। देखिए आवेश को जो लिखने का, जो परिमाण को लिखने का जो मेथड होता है वो इस पर फॉलो होना चाहिए। Q बराबर NE, जहां पे E जो होता है इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू जो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है। और n जो होता है नंबर होता है, तो क्या सभी नंबर रख सकते हैं, तो नहीं। यहाँ पे नंबर जो होता है वो इंटीजर नंबर रख सकते हैं। इंटीजर नंबर करने का मतलब कि n बराबर जो होता है 1 2 3 4 डॉट इंक्लूसिव हो सकता है, या -1 -2 -3 डॉट कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन 1.2 फ्रैक्शन के रूप में नहीं रख सकते हैं, या बटा के रूप में हम नहीं रख सकते हैं, है ना। तो देखते हैं, हम जब भी रखेंगे तो इंटीजर नंबर रखेंगे। देखते हैं अब यहाँ पे जो Q बराबर n है, ये है गुना 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है। अब n के ऊपर क्या नंबर रखा जाए, क्या नंबर मींस कौन इंटीजर नंबर को रखा जाए ताकि हमको इसमें से कोई ना कोई वैल्यू हो जाए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि n के ऊपर अगर 2 रखते हैं तो 2 गुना 10 के पावर 2 गुना 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो Q बराबर क्या होता है कि भाई मल्टीप्लाई करेंगे इसको दोनों को, तो 3.2 × 10⁻⁹ हो जाएगा। मेरे पास जो ऑप्शन जो है वो 3.2 तो मिल गया मेरे पास, लेकिन देखिए यहाँ पे 10 के पावर -18 है, यहाँ पे 10 के पावर -19 है। फिर भी कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखते हैं उस फॉर्म में आ सकता है कि नहीं आ सकता है, क्योंकि इसमें जो है 3.2 के फॉर्म में कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम लोग 10 से गुना करते हैं, 10 से फिर गुना कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 10 भी क्या है, एक इंटीजर नंबर है। तो यहाँ देखिए इसके पावर कुछ पावर है या नहीं है, लेकिन 1 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि अगर बेस मजबूत है, सॉरी बेस अगर सेम है तो गुना पावर जुटता है। इसके पास अगर पावर -19, इस पर +1 तो कितना होगा -18। इसका मतलब होगा कि Q बराबर जो होगा वो 3.2 × 10 के पावर कितना होगा -18। देखिएगा कौन ऑप्शन सही हुआ, तो आपका ऑप्शन बी सही हो गया। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी पिंड पर आवेश 1 नैनो कूलम है तो वस्तु पर कितने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब n का हमको वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे है एक नैनो कूलम, ये नैनो कूलम का जो वैल्यू होता है 10 के पावर -9 कूलम, 10 के पावर -9 कूलम। मतलब है कि Q का जो वैल्यू दे दिया वो दे दिया है 10 के पावर -9 कूलम। हमको निकालना है नंबर कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो n = बराबर व्हाट हमको निकालना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि Q बराबर जो होता है वो होता है फॉर्मूला NE, हमको n का वैल्यू निकालना है, तो n बराबर जो हो सकता है होगा Q बटा, अब देखते हैं Q का वैल्यू कितना है, तो 10 के पावर -9, और बटा E का वैल्यू क्या होता है, तो 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। इसको सोल्यूशन करते हैं, तो यहाँ पे जो 10 के पावर -9 है, एक कॉन्सेप्ट तो याद रखिएगा आप लोग कि अगर 10 के पावर जितना पावर होगा, 10 के पावर जितना भी हो, इसका मतलब उसके पास उतना 0 है। जैसे अगर मान 10 के पावर 2 है, इसका मतलब इसके पास 0 कितने हैं, 2 है। अगर 10 के पावर अगर 5 कर दिया जाए, इसका मतलब पावर कितना है, 5 है, मतलब 0 की संख्या कितना होगा, 5 होगा। अगर 10 के पावर -8 है, इसका मतलब इसके पास 0 की संख्या जो है वो कितना होगा, -8 है। तो आते हैं यहाँ पे देखते हैं, इसके पास है -9 को 0 और इसके पास जो है -19 को 0, इसका मतलब 9 को 0 कट जाएगा, क्या बचेगा -10 को 0। तो n बराबर जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे 1 और बटा 1.6 × 10 के पावर -10, क्योंकि 9 को 0 कट गया।
आगे देखते हैं भाई, नीचे जो पावर जो है नेगेटिव में है और ऊपर जाता है पॉजिटिव में, तो 10 के पावर 10 और बटा 1.6। अब क्या करेंगे कि यहाँ से पॉइंट को हम लोग हटा देंगे, तो यहाँ क्या बढ़ेगा, एक जीरो और बढ़ेगा तो 10 बढ़ जाता है, ये आप लोग जानते हैं। देखा जाए भाग करेंगे बड़ा दिक्कत हो सकता है, तो इन बराबर क्या लिखेंगे कि भाई 10 की पावर 10 गुना 10 और बटा में 16। ऐसा क्यों ना करते हैं कि इसके पास भाई पावर 10 को है, मतलब जीरो कितना हो गया 10 को, इसके पास जीरो 1 है, तो ऐसा करते हैं इसके पास 10 को जीरो है ही, हम इसको 1 जीरो दे देते हैं। जब इसके पास 1 जीरो दे देंगे तो पहले इसके पास 1 था, इसके पास हो जाएगा 2 जो, इसके पास पहले 10 को था, अब कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो क्या हो सकता है, मेरे पास काम हो सकता है कि 10 के पावर 9 और गुना 10 पर या 100 हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया 16, जिसको काटेंगे तो 16 छक 96, 6 पॉइंट और बचा 4 40, 16 दूना 32, 8 80, 16 पचे 80। तो ये का जो वैल्यू आया वो आया 6.25 इंटू 10 के पावर 9, इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब देखिए क्या ऑप्शन है इसमें, तो कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन जो है वो गलत दिया है, सबका ऑप्शन गलत दिया है, कोई आंसर इसमें नहीं है। ये क्वेश्चन ही आपका जो ऑप्शन दिया है वो क्या है, गलत ऑप्शन दिया है। चलिए आते हैं, ये भी क्लियर हो गया, ये ऑप्शन पर विशेष ध्यान देना है और क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि दूरी r पर रखे समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे पर एक बल लगाते हैं। यदि आवेशों को आधा कर दिया जाता है और उनके बीच की दूरी को दोगुनी कर दी जाती है, तो प्रत्येक आवेश पर लगने वाला नया बल क्या होगा। देखते हैं फर्स्ट कंडीशन में क्या करा है कि मेरे पास दो आवेश है, एक Q है, दोनों समान परिमाण का है। अगर Q है तो ये भी कितना है, Q ही है, आप वैल्यू तो ले नहीं सकते हैं, आते हैं, और दोनों जो है r की दूरी पर स्थित है। क्लियर, और उस पर जो बल जो लगाया जा रहा है, वो जो बल लग रहा है वो F लग रहा है। तो F जो बल लग रहा है मतलब F जो हुआ वो क्या होता है, K इंटू Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर होता है, ये आप लोग जानते हैं, एक कूलम के नियम से आता है। तो इसको सोल्यूशन करते हैं तो K इंटू Q जब Q है, ये भी Q है, डबल है, तो Q इंटू Q और बटा में R स्क्वायर, मतलब F का जो बल हो गया वो आ गया K इंटू Q स्क्वायर बटा में R स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। सेकेंड में क्या करा है, यदि आवेशों को आधा कर दिया जाता है, सेकेंड में क्या करा, सेकेंड में कि जो आवेश था ना, जो Q, वो जो Q पहले जो था उसको आधा कर दिया गया। आधा मतलब क्या हुआ कि Q/2 कर दिया गया और इसको भी Q/2 कर दिया गया। नेक्स्ट में क्या करा है, और उनके बीच की दूरी को दोगुनी कर दिया गया, मतलब कि पहले जो था R था, अब की बार जो है दुगुना कर दिया, दूरी जो है 2R। अब तब नया बल क्या हो सकता है, मतलब नया बल हम F डैश मानते हैं। F डैश का मान क्या हो सकता है, फिर वही कूलम का नियम लगेगा, कूलम का जो कूलमियन जो बल है वो लगेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है कि चूंकि K इंटू Q1 Q2 और बटा में R स्क्वायर। तो देखते हैं K और Q1 के ऊपर क्या है Q/2, तो यहाँ Q/2 हो गया, इंटू यू भी Q/2 है, Q/2 हो गया, और बटा में R क्या है भाई, तो R जो है वो 2R है, क्योंकि R को दोगुना कर दिया दूरी को, इसका मतलब 2R हो गया। R के ऊपर चूंकि स्क्वायर तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे, तो F डैश इज इक्वल टू क्या जगह Q, K इंटू Q क्या होगा Q स्क्वायर, और बटा में 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया, बटा में आ गया, इंटू यहाँ पे है क्या 2 का स्क्वायर 4, और गुना क्या हो जाएगा R स्क्वायर। आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है हम लोग का, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे आगे ऊपर, इसी चीज को हम यहाँ पे लिख देते हैं ना, यहाँ पे आते हैं। इसके बाद यहाँ पे ना क्या है कि F डैश इज इक्वल टू, सोल्यूशन करेंगे तो जगह K और Q स्क्वायर और बटा में 4 चौका 16, और क्या होगा R स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ लग रहा है इसमें और इसमें, क्वेश्चन फर्स्ट में क्या आपको लग रहा है, ये दोनों में जो है क्या कुछ अंतर लग रहा है, दोनों सेम है ना। तो जब सेम है इसका मतलब हम इसके जगह पर F है, हम यहाँ पे F लिख सकते हैं। तो F डैश जो होगा वो क्या रहेगा, F और बटा में क्या है 16। इसका मतलब है कि आपका जो न्यू जो बल रहेगा वो पुराने बल के रेस्पेक्ट में वो 16 गुना कम लगेगा। मतलब क्या है कि भाई A बाई 16 कौन ऑप्शन हुआ, तो आपका जो ऑप्शन जो हुआ वो D सही है कि भाई F बाई 16 फोर्स लगेगा जी। ये भी क्लियर हो गया। आते हैं नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक, तो देखिए विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक हो कोई भी चीज का, अगर एसआई मात्रक हो या विमीय सूत्र हो, अगर फॉर्मूला याद है तो हम लोग खुद से फाइंड कर सकते हैं। तो क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है 1 बटा में Q होता है। 1 मतलब फोर्स और Q का मतलब होता है आवेश, चार्ज। तो फोर्स का एसआई जो होता है वो न्यूटन होता है, और चार्ज होता है कूलम, मतलब एसआई जो हुआ न्यूटन पर कूलम हुआ। तो देखिए कौन ऑप्शन हुआ, तो न्यूटन पर कूलम डी ऑप्शन हुआ, मतलब है आपका डी ऑप्शन सही है। आपका ए भी क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में। 6 में क्या करा है कि जब एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह अनुभव करता है। अगर एक द्विध्रुव है और द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वह जो द्विध्रुव जो है क्या अनुभव करेगा, तो देखिए वो अनुभव जो करेगा
वो एक बल आघूर्ण अनुभव करता है। एक बल आघूर्ण क्या अनुभव करेगा? एक बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का मतलब टॉर्क होता है। टॉर्क का मतलब घूरना। वो अनुभव ऐसा करके अब हम घूमने वाले हैं। घूमना का मतलब टॉर्क होता है और टॉर्क को ही बोलते हैं बल आघूर्ण। इसका मतलब है कि कोई भी द्विध्रुव को जब एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह जो अनुभव करेगा वो क्या अनुभव करेगा? तो अनुभव करेगा एक एक बल आघूर्ण अनुभव करेगा ना। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए ना, कहा कि बल प्रति यूनिट मतलब आवेश चार्ज को किस रूप में जाना जाता है? देखिए विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, जो विद्युतीय क्षेत्र जो तीव्रता जो होता है उसमें आप लोग देखते होंगे कि बताया था कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता वो यही कहता है कि अगर यहाँ पे कोई आवेश है और इसके अराउंड एक क्षेत्र बनता है और उस क्षेत्र का नाम है विद्युतीय क्षेत्र, और इसके अंदर कोई अगर दूसरा आवेश को रखा जाता है तो इस आवेश पर एक बल लगता है और उस बल का नाम है विद्युतीय क्षेत्र। तो है बल प्रति यूनिट चार्ज पर, मतलब है कि प्रति यूनिट चार्ज पर जो बल लगता है उस बल को क्या बोलते हैं? तो उस बल को बोलते हैं विद्युतीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? विद्युतीय क्षेत्र, है ना। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट में है जो नंबर 8। जो नंबर 8 में देखिएगा कि क्वेश्चन क्या करा है कि दो आवेश वाले गोले एक दूसरे पर डी दूरी पर एक दूसरे पर एक बल लगाते हैं। यदि आवेशों को दोगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो बल होगा। फिर वही जो क्वेश्चन नंबर जो पहले हम बताते प्रीवियस में, पहले हम जो बताते F वाला था जो कि F/16 जो आया था उसी फॉर्म में भी है। अगर मेरे पास दो आवेश है, मान लेते भाई मेरे पास दो आवेश है, एक Q और एक Q, गोले एक दूसरे पर डी दूरी पर एक दूसरे पर एक बल लगाते हैं। ये दोनों दूरी तो है, एक Q1 हो गया एक Q2 हो गया, क्योंकि समान परिमाण का ये नहीं बोला है तो अलग अलग हो सकता है। दोनों जो है डी की दूरी पर रखा गया है। तो देखते भाई इसके बीच बल क्या लगेगा? तो जो बल जो लगता है F लगता है तो क्या होगा? K × Q1 Q2 और बटा में डी स्क्वायर, क्योंकि R स्क्वायर होता है, ये दूरी जो है वो डी दिया है तो क्या लिखेंगे? डी स्क्वायर लिखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड में क्या था? उसी में करा कि यदि आवेशों को दुगुना कर दिया गया, जो पहले जो आवेश Q1 था और Q2 था दुगुना कर दिया गया, मतलब 2Q1 और 2Q2 हो गया, कर दी जाए और उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, और दूरी जो था पहले डी था तो दोगुना कर दिया गया, मतलब 2D कर दिया गया। तो अब नया बल क्या लगेगा? तो एक और फिगर ड्रॉ करते थोड़ा सा कि अब की बार करा कि भाई आवेश को दोगुना कर दिया, मतलब 2Q1 और क्या 2Q2, और जो दूरी जो तो डी था उसमें भी दोगुना कर दिया गया तो हो गया 2D। तो नया बल क्या लगा? तो नया बल अगर हम F' मानते हैं तो क्या फॉर्मूला होगा ना? तो होगा K × Q1 होता है। तो Q1 कितना भाई? तो 2Q1 × Q2 कितना है? तो 2Q2 और बटा में R स्क्वायर। R मतलब डी दूरी, तो दूरी कितना है? 2D का होल स्क्वायर हो गया। आगे देखते हैं क्या होगा कि K और 2 2 जा 4 × Q1 Q2 और बटा में 4D स्क्वायर। तो ए और ए क्या आ जाएगा? कट जाएगा तो आएगा F' बराबर K Q1 Q2 और बटा में D स्क्वायर। देखिएगा कि इसमें और इक्वेशन फर्स्ट वाला इसमें क्या कुछ अंतर लग रहा है? कुछ भी अंतर हमको नहीं लग रहा है। इसका मतलब इतना बराबर जब F है तो हम इसके जगह पर F लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या ऑप्शन है? तो F' बराबर क्या गया? F आ गया। इसका मतलब दोनों बल का परिमाण क्या होगा? समान होगा, कोई अंतर नहीं होगा, मतलब F हो सकता है। मतलब कौन ऑप्शन हुआ? ए। ऑप्शन कौन हुआ? ए। सॉरी यहाँ पे ऑप्शन है ना, ऑप्शन कौन हुआ आपका? ए सही है ऑप्शन। क्लियर? ये भी 9 में कहा कि एक धनावेशित कांच की छड़ किसी वस्तु को आकर्षित करती है, वस्तु होनी चाहिए। अरे भाई वहां ऑलरेडी धनावेश दे दिया, वो आकर्षित करता है। तो चूंकि आवेश का प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है कि प्लस आवेश और माइनस आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्लियर है? तो कह रहा कि एक धन आवेश है, ये आकर्षित करता है, तो कौन आवेश होगा भाई? ऋणात्मक होगा। ये क्लियर है, साफ बात है ना। तो भाई कौन होगा? ऋणात्मक चार्ज होगा। कौन? ऋणात्मक चार्ज। ऑप्शन कौन होगा आपका? सी। सॉरी ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन सी जो दिया है या तो ऋणात्मक चार्ज या तो आवेशहीन। भाई आवेशहीन कोई आपको अट्रैक्ट कर ही नहीं सकता है, कैसे अट्रैक्ट करेगा? अगर कोई आवेशहीन है अट्रैक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है, कभी नहीं। इसका मतलब है कि आपका जो भी ऑप्शन होगा यहाँ पे कौन? नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब आपका ऋणात्मक। क्लियर है? चलिए ये भी क्लियर हो गया। तो नंबर 10 में आते हैं कि गॉस के नियम के लिए उपयोग की जाने वाली सतह कहलाती है। तो गॉस के नियम में जो सतह उपयोग किया जाता है उस सतह का नाम होता है गॉसीय सतह। गॉसीय सतह, गॉस साहब जो हमारा नियम दिए थे वो एक सतह के लिए दिए थे, उस सतह के बारे में बताए थे और उस सतह का नाम है गॉसीय सतह। तो उसका नाम क्या होता है? गॉसीय सतह। तो कौन सा ऑप्शन होगा सही? सी ऑप्शन सही हो गया। ये भी क्लियर है। नेक्स्ट में है जो नंबर 11 में हम लोग देखते हैं, इसको बंद कर देते हैं। नंबर 11 में देखते हैं ना, तो इसको फिक्स कर लेते हैं। नंबर 11 कर रहा है
कि यदि कुचालक के गोलों को आवेश दिया जाता है तो इसकी वितरित किया जाता है। भाई इसे वितरित किया जाता है। अगर कोई भी गोला है और गोला जो है वो एक कुचालक मीन्स इंसुलेटर है, और उस इंसुलेटर को अगर हम आवेशित करते हैं मतलब आवेश को देते तो आवेश जो होगा वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा ना, एक ध्यान रखिएगा ना। अगर यह कुचालक कुचालक और एक है चालक पदार्थ, चालक मतलब कंडक्टर है ना, एक कंडक्टर है। अगर हम इसको आवेश को देते हैं, प्लस आवेश दे या माइनस आवेश दे वो मैटर नहीं करता है। तो अगर चालक है तो इसके ऊपर मतलब सतह पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आवेश। कहां पे होगा? सतह पर होगा। लेकिन अगर वो कुचालक है और कुचालक पर अगर हम आवेश देते हैं तो इसमें क्या है कि भाई ऊपर भी सतह पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और साथ में साथ अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। जितना जो भी फॉर्म में हो जाए अंदर और बाहर दोनों डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब बाहर भी और अंदर भी। कब? जब कुचालक हो तब। चालक के लिए कहां पे होगा? तो बाहर में भी सतह पर होता है। तो यह कुचालक की बात कर रहा है तो कुचालक के लिए कहां पे होगा? अंदर और बाहर दोनों होगा। तो ऑप्शन कर रहा है पृष्ठ पर, नहीं खाली पृष्ठ पर नहीं हो सकता है, पृष्ठ के अंदर नहीं, ये भी नहीं हो सकता है, केवल सतह के अंदर नहीं, ये भी नहीं, केवल खाली सतह पर तो हो ही नहीं सकता है। तो कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, तब क्या बोले? इसमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट में हमारा कर रहा है, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट में मतलब क्या कर रहा है कि नेक्स्ट में आपका जो कर रहा है 12 कि यदि घन के कोने ए पर चार्ज क्यू रखा जाता है तो घन के फलक से कुल विद्युत प्रवाह कितना होगा। तो देखिए बाबू, गॉस के नियम के अनुसार यही होता है कि फाई बराबर जो होता है वो क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट होता है, अगर घन हो या घनाभ हो। ये तो कोना की बात कर रहा है। अगर फलक बोल दे तो फलक भाई एक फलक से कितना विद्युतीय प्रवाह हो सकता है। तो एक फलक से तो जितना इसमें फलक की संख्या होगा, ये घन हो या घनाभ हो, जितना फलक की संख्या होगा उस संख्या से हम लोग भाग देते हैं। जैसे फलक की जहां बात करता है तो फलक जहां आया इसका मतलब 6 फलक होते हैं तो 6 से भाग देंगे, मतलब इतना जो है, इतना मतलब विद्युतीय फलक जो है वो प्रवाह हो सकता है, विद्युतीय कुल विद्युतीय प्रवाह हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो कोने की बात कर, कोना कोना मतलब कोना, तो एक घन हो या घनाभ हो उसमें कोनों की संख्या जो होता है, कोने इसका कॉर्नर वो 8 होते हैं। इसका मतलब है कि भाई आपको जो है वो कितना से भाग देना पड़ेगा? 8 से। तो 8 इंटू एप्सिलॉन क्यू बटा 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि इसके पास 8 था। कैसे? तो 1 2 3 4 5 6 7 गलती होगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे छिपा हुआ है 8। तो इसका मतलब है कि फाई जो होगा, विद्युतीय फलक जो होगा वो क्यू बटा में 8 एप्सिलॉन नॉट होगा। ये एक कॉर्नर से इतना प्रवाहित होगा। तो ऑप्शन कौन हुआ? आपका ए ऑप्शन सही है। ये कहा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो ऑप्शन के अनुसार देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या बताता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। विद्युत क्षेत्र रेखा जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताता है। विद्युत क्षेत्र जो रेखा जो है वो विद्युत क्षेत्र के दिशा के बारे में बताता है। आवेश की प्रकृति के बारे में बताता है कि पता चल जाएगा कि भाई आवेश विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रहा है कि अंदर जा रहा है। अगर निकल रहा है तो धनात्मक आवेश होगा और घूस रहा है तब ऋणात्मक होता है। तो ये भाई प्रकृति के बारे में बता रहा है। तो तीनों के बारे में बता रहा है, तो उपरोक्त सभी। तो ये हो गया आपका ऑप्शन। ये भी क्लियर हो गया। 14 में आते हैं। नंबर 14 में क्या करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एकल ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए बाबू, पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर पॉजिटिव चार्ज रहे तो इसमें विद्युत क्षेत्र रेखा की जो दिशा जो होता है वो बाबू धनात्मक आवेश से दूर होता है। इस फॉर्म में होता है ना, ऐसे होता है, धनात्मक आवेश से दूर होता है। लेकिन अगर ऋणात्मक आवेश है तो ऋणात्मक आवेश में विद्युत क्षेत्र की रेखा की जो दिशा जो होता है वो ऋणात्मक आवेश की ओर होता है। इस फॉर्म में होता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। क्लियर? तो यहाँ पे जो है हमारा निगेटिव की बात कर रहा है, इसलिए इसके बारे में हम लोग छोड़ देंगे। तो कहा भाई ये ऑप्शन है, तो इसको में है वहीं पे देखिए। तो भाई इसको मैं यहाँ पे देखिए है, इसको तो ऑप्शन कौन होगा? आपका बी सही है। आपका ऑप्शन बी सही है। 14 हो गया, क्लियर हो गया। अभी 15 में है ना, 15 में देखिए क्या करा ना, ये भाई फिक्स हो जाना। 15 में करा है कि विद्युत आवेश के संरक्षण का तात्पर्य क्या है। चलिए भाई देखते हैं तात्पर्य क्या होता है। तो ऑप्शन पहला में करा कि विद्युत आवेश नहीं बनाया जा सकता है, विद्युत आवेश नष्ट नहीं किया जा सकता है, ब्रह्मांड में आवेशित कणों की संख्या नियत रहती है। भाई ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन उतना क्लियर रूप से नहीं बता रहा है तात्पर्य क्या। तात्पर्य मतलब उसका मीनिंग क्या है। तो मीनिंग बाबू करा कि डी में कि बराबर और विपरीत विद्युत आवेश का एक साथ निर्माण अनुमत है। ये सही है बाबू, क्योंकि अगर कोई भी आवेश अगर निर्माण होता है तो निर्माण होता है, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर दो वस्तु को, अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक वस्तु को लेते हैं ए मार्कर, एक दोनों, अगर दोनों को अगर रगड़ेंगे तो रगड़ने के बाद दोनों में अगर आवेश उत्पन्न होता है तो अगर इस पर नेगेटिव उत्पन्न होता है तो इस पर पॉजिटिव उत्पन्न होगा, अगर इस पर पॉजिटिव उत्पन्न होता है इस पर नेगेटिव, मतलब दोनों वस्तु पर आवेश उत्पन्न होगा। दोनों वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न भी होगा तो समान परिमाण का भी, लेकिन नेचर जो होगा वो अलग अलग। कहने का है कि अगर मेरे पास दो वस्तु है, ये वस्तु दोनों को रगड़ेंगे तो अगर इस पर पॉजिटिव बना तो इस पर नेगेटिव बनेगा,
अगर इस पर 2 पॉजिटिव बना, इस पर 2 ही नेगेटिव बनेगा। इस पर अगर 10 पॉजिटिव बना, इस पर भी 10 नेगेटिव ही बनेगा। मतलब है कि आपका आवेश उत्पन्न करने के लिए आपका परिमाण दोनों जो है आवेश का जो है आपका समान रहेगा, लेकिन नेचर जो है प्रकृति जो क्या रहेगा भेद भेद करता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या हो गया डी सही है। ये भी क्लियर है ना, ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट में क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 में कर रहा है कि अब तक पाए गए आवेश की न्यूनतम राशि क्या होता है। तो सबसे जो न्यूनतम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश जो पाता है वही होता है सबसे न्यूनतम राशि मतलब आवेश का। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। इससे और कम नहीं हो सकता, इससे और छोटा नहीं हो सकता आवेश का मान। इससे ज्यादा बड़ा हो सकता है, लेकिन कम नहीं होता। मतलब क्या है, ये सबसे न्यूनतम मान हो गया आवेश का। तो कौन ऑप्शन है देखिए, तो ऑप्शन ई है। यहाँ पे प्लस में है 90, यहाँ पे माइनस में, ई ऑप्शन हुआ। तो ऑप्शन सही सी क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 16 के बाद 17 में। 17 में हम लोग देखते हैं क्या है कि आवेश के क्वांटमीकरण का अर्थ क्या है। तो भाई क्वांटमीकरण का अर्थ क्या है, क्वांटमीकरण का मतलब होता है कि जो भी न्यूनतम राशि है उसमें नंबर से गुणा करना। तो कौन नंबर से गुणा करेंगे हम लोग, जब भी हम लोग अगर नंबर में गुणा करेंगे तो वो नंबर होना चाहिए इंटीजर नंबर, क्योंकि हम लोग जानते हैं भाई कि Q बराबर जो होता है क्या होता है, ए नहीं होता है। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, आवेश का मतलब नंबर क्या हो गया, तो भाई इंटीजर नंबर होता है ना। तो क्या है ऑप्शन, आवेश मौजूद नहीं होता है, कौन पर आवेश होता है, आवेश की न्यूनतम अनुमेय परिमाण होता है। बस सही है, ये आपका ऑप्शन सही हो गया। तो ऑप्शन कौन होगा आपका सही, सी ऑप्शन सही है। आपका ऑप्शन जो है वो सी क्या हो गया, सही हो गया, है ना। चलिए ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट में आते हैं 17 के बाद 18 किधर मिलेगा हमको, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 18 में जो कर रहा है वो कर रहा है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र है क्या है, स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या है, संरक्षय है कि असंरक्षय है, कि कहीं संरक्षय कहीं असंरक्षय, कि उपरोक्त में कोई नहीं। तो देखिए आवेश जो होता है वो संरक्षित होता है और विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वो आवेश से ही उत्पन्न होता है। तो अगर आवेश ही अगर संरक्षित है तो उसके द्वारा जो क्षेत्र उत्पन्न होगा वो भी तो संरक्षित होगा ना। इसका मतलब क्या हो गया, संरक्षित हो गया। ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए आपका सही है। 19 में आते हैं, नंबर 19 में क्या करें ना, नंबर 19 में, अरे भाई फिक्स हो जाओ ना, फिक्स। देखिए ना 19 में कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को एक ही विद्युत क्षेत्र में खाता है। चलिए भाई एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, एक ही विद्युत क्षेत्र माने एक विद्युत क्षेत्र है बाबू, इसमें इलेक्ट्रॉन को भी रख दिया गया। यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, कौन है, तो इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ मान लीजिए प्रोटॉन है ना। अच्छा प्रोटॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, अपनी मतलब प्रोटॉन। चलिए उनके त्वरण का अनुपात क्या होगा, त्वरण का अनुपात क्या होगा ना। चलिए भाई इस पर तो फोर्स लाइक, तो त्वरण की बात क्या करता, तो ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए बटा एम होता है, ये तो जानते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो ए किसके लिए भाई, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ ए बाई एम ई हो गया, एम फॉर मास ए फॉर फोर्स ना, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर बारी अभी प्रोटॉन के लिए निकालते हैं। तो ए हो गया, या पी है ना। तो ए बटा में किसका मास, तो प्रोटॉन का मास, तो एम और पी लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को भाग देने पर देते हैं। तो ए ई और बटा में ए और पी लिखते हैं। क्या हुआ, ए ई का मान कितना है, तो ए बटा में एम ई और बटा में क्या है, ए और बटा में एम पी। देखिए क्या होगा, तो सोल्यूशन करते हैं। तो ए बटा में एम ई और गुना नीचे से ऊपर जाएगा तो एम पी ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या होगा, ए कट गया तो क्या बचेगा, तो आप आएगा एम पी बटा में एम ई। चलिए भाई एम पी बटा में एम ई, दोनों के तुरंत का जो अनुपात होगा क्या है, एम पी बटा एम ए। कौन होगा देखिए सही, वो आपका हो गया ऑप्शन सही, सी ऑप्शन सही हो गया। क्लियर, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट 20